हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हम वर्क, पावर और एनर्जी ख़त्म कर चुके हैं। उसके साथ ही हमने और थोड़े से कॉन्सेप्ट पढ़े थे आईएचपी, बीएचपी और एफएचपी के। इस वीडियो में हम फ्रिक्शन और फ्रिक्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड कुछ जो टर्म्स होती हैं, परिभाषाएं, वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रिक्शन क्या होता है? घर्षण। जब दो बॉडी या दो वस्तुएं एक दूसरे पर रखी हुई होती हैं, ठीक है, और एक बॉडी दूसरे बॉडी का जो मोशन है उस मोशन का विरोध कर रही होती है। ठीक है, अगर अपन यूँ कहें कि ये मान लीजिए ये एक पिंड है या ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये किसी सतह पर रखा हुआ है। ठीक, तो इस सतह पे जो रखा हुआ है उस पर अगर अपन हम इस बॉडी को खिसकाने का कोशिश करें, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो दूसरा वाला सरफेस है नीचे जिस सतह पे ये रखा हुआ है, ठीक है, ये सतह क्या करेगी, इसका मोशन का विरोध करेगी। ठीक है, तो जो ये सतह इस बॉडी के मोशन का विरोध करेगी उसे ही हम क्या कहते हैं? घर्षण। ठीक है, ये भी कुछ बल लगाएगी, तो उस बल को क्या कहते हैं? या तो हम उसको कहते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण का बल, या फिर सिंपल साधारण भाषा में कहते हैं हम उसे घर्षण। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या बोला है कि जब कभी दो पिंड आपस में संपर्क स्थापित करते हैं और एक दूसरे पर गति करने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि बॉडी जो है वो मोशन में हो, वस्तु जो है गति कर ही रही। जब स्थैतिक अवस्था में होती है तब भी घर्षण होता है, ठीक है, और गतिज में होती है तब भी होता है। दोनों अलग अलग हैं, हम अभी थोड़ी देर बाद उसके क्लासिफिकेशन भी देखेंगे। ठीक है, तो क्या है, जब किसी दो पिंड आपस में संपर्क स्थापित करते हैं और एक दूसरे पर गति करने की प्रवृत्ति होती है तब विस्थापन के चलते प्रतिरोध पैदा होता है और यही प्रतिरोध घर्षण बल या घर्षण कहलाता है। घर्षण बल हमेशा पिंड के विस्थापन की दिशा के विपरीत कार्य करता है। ठीक है, तो देखिए, अगर ये कोई एक बॉडी है और अगर ये एक सतह पे है, तो ये अगर बॉडी पे आप इस तरफ बल लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, हम यहाँ पे जो प्रयास जो हम लगा रहे हैं, जो हम बल लगा रहे हैं, उसे हम P से डिनोट करेंगे और F से डिनोट करेंगे किसे? जो फ्रिक्शन बल होगा, जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, घर्षण बल, उसे हम F से डिनोट करेंगे इसमें। ठीक है, W, अभी हम W को करेंगे, जो भार होगा उसको W से डिनोट करेंगे। ठीक है, और जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, ठीक है, उसे हम N से डिनोट करेंगे, जो प्रतिक्रिया होगी। ठीक है, तो अभी स्थैतिक अवस्था में क्या होता है, जब ये बॉडी मूव नहीं कर रही है तो ये W जो होता है वो N के बराबर होता है। ठीक है, तो देखते हैं, यह दो सतहों के बीच बहुत ही सूक्ष्म कण या फिर सतह के खुरदुरेपन के कारण होता है। तो अब फ्रिक्शन में क्या होता है, जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ये किसी सतह पर रखा हुआ है, तो होता क्या है कि दोनों सतह जो होती हैं उसमें मतलब कुछ ऐसे सूक्ष्म कुछ कण होते हैं, और अगर अपन उसको माइक्रोस्कोप से देखें हम, तो वो थोड़ी सी क्या होती है, उबड़ खाबड़ होती है। ये सरफेस होती है जो हमें चिकनी दिख भी रही होती है, वो भी उबड़ खाबड़ होती है। तो इस कारण से क्या होता है, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच क्या होता है, बॉन्डिंग हो जाती है। इन दोनों के बीच ये जो सरफेस है ना, ये एक दूसरे पर लॉक हो जाते हैं। तो होता क्या है कि एक बॉडी को जब हम मूव करना चाहते हैं तो वो आसानी से मूव नहीं होती, क्योंकि दूसरी बॉडी उसको जिस दिशा में हम उसको मोशन कराना चाह रहे हैं, मूव कराना चाह रहे हैं, उसके विपरीत दिशा में ये दूसरी बॉडी बल लगाती है, जिसे हम घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, तो अगर जितनी चिकनी सतह होगी उतनी कम घर्षण होगा। जैसे कि आप समझते हैं कि अगर आप अपने फ्लोर पे, जो घर की फ्लोर है, उस पर अगर अपन ऑयल डाल दें, उसके बाद चलना स्टार्ट करें, तो क्या आसानी से चल पाएंगे? हो सकता है फिसल भी जाएं। क्यों? क्योंकि ये जो सतह है, उबड़ खाबड़ है, इसके बीच में क्या होगा, इसके बीच में तो ऑयल आ जाएगा ना, तो क्या होगा, जो फ्रिक्शन था वो कम हो जाएगा। और जैसे ही फ्रिक्शन कम होगा तो क्या होगा कि अगर यहाँ पे इस बॉडी पे अगर आप फोर्स लगाएंगे तो ये बहुत ईजिली मूव कर जाएगी। ठीक है, तो घर्षण कम हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो अब क्या होता है कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है, इसकी एक सीमा होती है। अगर स्थैतिक अवस्था में है कोई भी वस्तु, तो जो बल लग रहा है, जैसे कि मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक सतह पर रखा हुआ है, ठीक है, तो जब आप इस पे बल लगा रहे हो, ठीक है, मान लीजिए
ये आप बल लगा रहे हो P इस दिशा में, हमें इस दिशा में बॉडी को विस्थापित करना है, और इस दिशा में बल लगेगा कौन सा, F, घर्षण बल। ठीक है, तो घर्षण बल कितना लगेगा, तो मान लीजिए ये बॉडी जो है ये स्टैटिक पोजीशन में है, स्थैतिक अवस्था में है, तो कितना बल लगेगा, जब तक ये बॉडी मूव नहीं करेगी तो F और P बराबर होंगे लगभग। ठीक है, और जैसे ये मूव कर जाएगी, मूव कब करेगी, जब आपका जो एफर्ट है, जो P जो लग रहा है वो इस फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा हो जाएगा। तो इस फ्रिक्शनल फोर्स की एक सीमा होती है। ठीक है, इस फ्रिक्शनल फोर्स की एक सीमा होती है, उस सीमा से अधिक बल अगर आप लगा दोगे तो बॉडी मूव कर जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा फ्रिक्शन की परिभाषा। तो आगे देखते हैं। अब हम आते हैं घर्षण के नियम। तो घर्षण के नियम देख लीजिए। पहला घर्षण का नियम कहता है कि घर्षण बल पिंड की गति के विपरीत कार्य करता है। तो ये है एक ऑब्जेक्ट, ये सतह पे रखा हुआ है, ये आपने लगाया P बल, इस दिशा में आपको मूव करना है, ये लग रहा है आपका फ्रिक्शन फोर्स। तो ये जो बोल रहा है पहला वाला पॉइंट कि घर्षण बल पिंड की गति के विपरीत लगता है, तो ये देखिए विपरीत लग रहा है, हमेशा ऐसा ही होता है। ठीक है, अब सेकंड क्या कहता है कि घर्षण बल संपर्क पृष्ठों पर अभिलंब बल के समानुपाती होता है। तो अब ये अभिलंब बल क्या होता है, मैंने आपको भी बताया कि ये जो है ये P जो हम बल लगा रहे हैं, अप्लाइड फोर्स, ये क्या है, ये है फ्रिक्शन फोर्स जो कि इसके विपरीत लगेगा, लग रहा है सतह की उबड़ खाबड़पन के कारण। ठीक है, और ये क्या है, इसका भार, और ये क्या है, इसे हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन या फिर प्रतिक्रिया। ठीक है, ये हो जाएगा वेट भार, ये हो जाएगी प्रतिक्रिया। ठीक है, तो ये जो सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि घर्षण बल संपर्क पृष्ठों पर अभिलंब बल के समानुपाती होता है। तो होता क्या है, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, N के। ठीक है, तो हमने अपनी छोटी क्लासेस में स्कूल में पढ़ रखा है कि ये क्या होता है, समानुपाती का चिन्ह होता है। जब भी हम इसको हटाते हैं तो क्या एक कोई नियतांक या फिर कांस्टेंट लगाते हैं। ठीक है, तो F इक्वल्स टू क्या, हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, म्यू, तो म्यू पे यहाँ पे क्या हो जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक। इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे, घर्षण गुणांक के बारे में हम आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या कह रहा है कि घर्षण बल संपर्क सतहों की प्रकृति पर निर्भर होता है। तो जो घर्षण बल होता है वो, ये देखिए ये एक बॉडी है, ये रखा है सरफेस पे। अब ये जो दोनों की सरफेस, मैंने अभी आपको बताया था कि ये पहली बॉडी है और ये दूसरी बॉडी, दोनों एक दूसरे पर रखे हुए होते हैं। तो इन दोनों की जो बीच की सतह है उस पर डिपेंड करता है घर्षण बल। ठीक है, जैसे कि आपको एक उदाहरण दिया मैंने कि अगर आप अपनी टेबल पे अपना मोबाइल रखें और उसको खिसकाएं तो क्या है, टेबल चिकनी होती है, मोबाइल आसानी से स्लाइड कर जाएगा, खिसक जाएगा। लेकिन अगर मोबाइल के बराबर ही कोई एक पत्थर रखें और वो रोड पे रखें, चूँकि दोनों ही जो सरफेस होंगे उनके वो आपस में उबड़ खाबड़ होंगे, तो वो आसानी से नहीं सरक पाएंगे। तो इसलिए क्या बोलते हैं कि घर्षण बल सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है, मतलब सतह जो होती हैं वो कितनी उबड़ खाबड़ है, कितनी प्लेन है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, और ये जो होता है संपर्क सतहों के आकार एवं क्षेत्रफल से स्वतंत्र होता है। तो मतलब आप कितना भी बड़ा आपकी वस्तु हो, ठीक है, या कितना भी ज़्यादा उसका क्षेत्रफल हो, फ्रिक्शन फोर्स उस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, उस पर निर्भर नहीं करता है। वो किस पे डिपेंड करता है, वो उसके भार पे डिपेंड करता है और सतह पे डिपेंड करता है कि सतह किस तरह की है। ठीक है, तो आकार से और क्षेत्रफल से इसका कोई लेना देना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम क्लासिफिकेशन, मतलब वर्गीकरण। तो घर्षण को दो वर्ग में बांटा गया है जनरली। एक हम बोलते हैं डायनामिक और एक बोलते हैं स्टैटिक। डायनामिक को हम गतिज भी बोलते हैं और स्टैटिक को स्थैतिक भी बोलते हैं। स्टैटिक का मतलब होता है कि जब कोई भी वस्तु एक स्थिर अवस्था में होती है, और डायनामिक का मतलब होता है जब भी कोई वस्तु गति कर रही होती है। ठीक है, और डायनामिक को हम काइनेटिक भी बोलते हैं। ठीक है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन या फिर डायनामिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब जो डायनामिक फ्रिक्शन है वो भी, उसको भी दो कैटेगरी में बांटा गया है। उसे एक बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन और एक बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग को सर्पी भी बोलते हैं और रोलिंग को लोटनिक भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये फ्रिक्शन क्या क्या है। तो पहले देखते हैं हम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं, स्थैतिक घर्षण की। तो जब कोई बॉडी जो होती है एक स्थिर अवस्था में होती है,
उस स्थिर अवस्था में जो घर्षण होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्थैतिक घर्षण। अब इसमें देख लीजिए, इसमें जो बॉडी होती है ना वो मूव नहीं कर रही होती, इसमें कोई मोशन नहीं होता है, इसमें बॉडी अपनी ही एक अवस्था में होती है, ठीक है। और उस अवस्था में जो घर्षण हो रहा है, अब एक खड़ी हुई कार या फिर एक बॉडी में कैसे घर्षण हो सकता है, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। आप एक एक्सपेरिमेंट छोटा सा अपने घर पे कर सकते हैं। आप एक काम करिए, एक स्प्रिंग बैलेंस लीजिए। स्प्रिंग बैलेंस आपने देखा होगा, कुछ ऐसा होता है, इसमें मीटर लगे होते हैं, ठीक है। यहाँ से आप इसको पकड़ सकते हैं, ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस में क्या होता है, आप यहाँ पे जो भी आपको भार नापना है, वज़न नापना है, वो यहाँ पे आप उसको टांगिए, ठीक है। और यहाँ बीच में क्या लगी होती है, इसके स्प्रिंग लगी होती है, तो वो स्प्रिंग खींचती है और वो आपको यहाँ पे फोर्स बता देगी कि कितना भार है आप जिस चीज़ का। आप इस स्प्रिंग बैलेंस से अपने घर पे जो सिलेंडर होता है, गैस सिलेंडर, उसका भी जो है भार नाप सकते हैं कि वो 14.2 kg की है कि नहीं है, ठीक है। तो आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए। आप एक ईंट लीजिए, ठीक है, एक टेबल पे एक ईंट या कुछ भी एक ऑब्जेक्ट लीजिए, उस पर ये स्प्रिंग बैलेंस जो है, ठीक है, फंसा दीजिए और यहाँ से इसको खींचिए। तो होगा क्या, ये बॉडी जो है अभी ये जो बॉडी है, ठीक है, ये जब मूव नहीं कर रही है तब भी आप इसमें देखेंगे कि इसमें कुछ फोर्स दिखाएगा जब आप इसको खींचेंगे। बस ये जब मूव करने ही वाली होगी ना, तब आप इस पर फोर्स देखिएगा। मूव करने से पहले तब इस पर कुछ फोर्स दिखेगा, ठीक है, क्योंकि आप इसको खींच रहे हैं और ये खींच रहा है। क्योंकि ये वस्तु मूव नहीं कर रही है फिर भी इस पर कुछ बल दिखा रहा है खींचने पे, क्योंकि इसका कुछ भार है ना। तो वो जो फोर्स होगा, जो मैक्सिमम फोर्स इस पर दिखाएगा, अधिकतम बल, उसे हम बोल सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। उसे लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो क्या है कि फ्रिक्शन तो है ना, तो वो जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। क्योंकि बॉडी मूव नहीं कर रही है, बॉडी अपनी एक अवस्था, स्थिर अवस्था में है, तब भी उस पर कोई ना कोई घर्षण बल लग रहा है। क्या हो रहा था, आप ये बॉडी को आप इस तरफ खींच रहे हो लेकिन इस तरफ भी तो कोई घर्षण बल लग रहा है ना, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि बॉडी मूव नहीं कर रही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हम डायनामिक फ्रिक्शन की, मतलब गतिज घर्षण की। तो जब बॉडी गतिज अवस्था में होती है और उस समय जो घर्षण होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं गतिज घर्षण, ठीक है। डायनामिक फ्रिक्शन या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन भी हम इसे बोलते हैं। तो गतिज घर्षण जो होता है वो हमेशा स्थैतिक घर्षण से कम होता है। आपने ये ऑब्जर्व भी किया होगा, फील भी किया होगा कि जब एक कोई कार या वाहन खड़ा हो और आप उसको धक्का दे रहे हो, तो जब आप उस पर शुरू में धक्का देते हो तो ज़्यादा बल लगता है, लेकिन जैसे ही वो चलने लगता है, ठीक है, जैसे ही मान लीजिए एक कार है, इस पर आप एक कोई बल लगा रहे हैं, ठीक है, आप इस पर बल लगा रहे हैं, तो जैसे ही आप इस पर बल लगाते हैं ना, इसको आगे की ओर ढकेलने की कोशिश करते हैं, शुरू में बहुत ज़्यादा बल लगता है। क्यों, जब ये स्टैटिक पोजीशन में होती है, ठीक है, स्थिर अवस्था में, जैसे ये मूव करने लगती है ना, तो तब क्या होता है, तब बल कम लगता है या आपने कभी फील किया होगा। तो यही कह रहा है ये कि जो गतिज घर्षण है वो स्थैतिक घर्षण से हमेशा कम होता है, ठीक है, क्योंकि बॉडी रोल करने लगती है, बॉडी मोशन में आ जाती है, और बॉडी एक बार मोशन में आ जाती है तो फ्रिक्शन कम लगने लगता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब डायनेमिक फ्रिक्शन जो हमने देखा था वो दो तरीके का देखा था, एक देखा था स्लाइडिंग और एक रोलिंग। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या होता है कि ये देखिए, अभी हमने लास्ट में देखा था वहाँ पे मोशन नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे मोशन हो रहा है। तो स्लाइडिंग मतलब जब आप एक वस्तु को किसी दूसरे वस्तु या सतह पे आप उसको रखते हो और उसको एक दिशा में ढकेलते हो, ये आप लगा रहे हो बल। तो अब जब फ्रिक्शन हो रहा है ना, उसे अपन बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कब, जब बॉडी मोशन में होगी, बॉडी मतलब जब चलित अवस्था में होगी, गतिज अवस्था में होगी, तब वो उसे हम क्या कह देंगे, उसे कह देंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइड मतलब होता है किसी चीज़ पे सरकना, किसी चीज़ को सरकाना। तो जब एक वस्तु जो है दूसरी सतह पे सरक रही होती है, तो वो जब सरक रही होती है तो क्या होता है, उस पर मोशन हो रहा है, उस पर गति हो रही है। तो जैसे ही उस पर गति हो रही है और उस समय जो फ्रिक्शन हो रहा है उसे हम बोलेंगे सर्पी घर्षण या स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। देखिए इस अवस्था में क्या हो रहा था, अभी हमने जो देखा था स्टैटिक फ्रिक्शन में, इसमें मोशन नहीं हो रहा था, बॉडी हिलडुल नहीं रही थी। लेकिन अभी हमने जो सर्पी घर्षण देखा है उसमें क्या हो रहा है,
उसमें बॉडी हिलडुल रही है, उसमें बॉडी मूव कर रही है, जैसे लिखा है ना स्लाइडिंग मोशन, वहाँ लिखा हुआ था नो मोशन। नो मोशन मतलब मोशन नहीं हो रहा है, यहाँ लिखा है स्लाइडिंग मोशन मतलब बॉडी एक स्लाइड कर रही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? जब कोई भी एक वलय या रिंग या कोई भी एक रोलर जब किसी एक सतह पर रोल कर रहा होता है, ठीक है, इस दिशा में बल लग रहा है ना, तो फ्रिक्शन किस दिशा में? फ्रिक्शन तो हमेशा बॉडी की गति के उल्टी विपरीत दिशा में लगता है। तो ये लग रहा है आपका फ्रिक्शन फोर्स, किसकी वजह से? इन दोनों की सतह पे जो उबड़ खाबड़पन है उसकी वजह से। ठीक है, तो ये लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स। तो अब ये क्या कर रहा है? ये देखो अभी भी मोशन में है, स्टैटिक कंडीशन में नहीं है बॉडी, बॉडी मोशन में है। और कौन सा मोशन है? रोलिंग मोशन है, बॉडी रोल कर रही है। ठीक, स्लाइड नहीं कर रही। स्लाइड कर रही मतलब आप एक बक्सा लिए हैं, आप एक सतह पे रखे उसको खींच रहे हैं तो वो स्लाइड होगा। लेकिन आप एक व्हील ले हैं, आपने एक चक्का ले रखा है गाड़ी का और उसको आप रोल कर रहे हो, उसको धुड़का रहे हो, तो उसे कहते हैं अपन रोल होना। ठीक है, तो देखिए रोलिंग के टाइम पे जो फ्रिक्शन होता है उसे सिंपल हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। बस इतना सा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो मैंने अभी आपको एक ईंट का एग्जाम्पल दिया था या कोई भी एक वस्तु का, कि आप किसी एक सतह पे एक ऑब्जेक्ट रखिए, उस पर एक स्प्रिंग बैलेंस लीजिए। ठीक है, यहाँ फंसाइए और इसको खींचिए, यहाँ पे लगाइए आप बल, तो होगा क्या? बॉडी ये जो है ये एक ऐसा, ये बॉडी मूव नहीं करेगी। तो बॉडी स्टैटिक कंडीशन में रहते हुए जो यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स लगेगा ना, मैक्सिमम फोर्स यहाँ पे ये जो स्प्रिंग बैलेंस दर्शाएगा। ठीक है, बॉडी के मूव ना करते हुए, बस बॉडी मूव करने ही वाली हो और उससे पहले जो मैक्सिमम फोर्स लगता है ना, उसे हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। और वो किसके बराबर होगा? वो जो फोर्स हम इस दिशा में लगा रहे हैं वो इसके बराबर होगा। लेकिन अगर इस लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा फोर्स आप लगा दोगे ना तो बॉडी मूव कर जाएगी। ठीक है, तो यही होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। देख लेते हैं, इसे हम हिंदी में सीमांत घर्षण भी कहते हैं। तो सीमांत घर्षण वह अधिकतम बल है जो दो स्थिर वस्तुओं की सतह पर लग रहा होता है या जब घर्षण बल लगाए गए बल के बराबर हो जाता है। ठीक है, और वस्तु विस्थापित होने ही वाली होती है, होती नहीं है, होने ही वाली होती है, तब उस समय घर्षण को सीमांत घर्षण कहते हैं। यदि इस बल के अधिक बल वस्तुओं को विस्थापित करने हेतु लगाया जाए तो वे गति करने लगेंगे। मतलब अगर इस बल से ज़्यादा बल लगाओगे आप तो वो बॉडी मूव कर जाएगी। ठीक है, ये होता है सीमांत घर्षण। ठीक है, अब देखते हैं हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? हमने देखा कि कोई भी एक वस्तु एक सतह पर रखी हुई है, ये लग रहा है क्या उसका भार, ये आप लगा रहे हो बल उसको सरकाने के लिए, ये लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, और ये क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। तो हमने जो लॉ देखा था, लॉ ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के नियम, उसमें एक लॉ ऐसा भी था कि जो घर्षण बल है वो नॉर्मल रिएक्शन जो है, जो क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया है, अभिलंब बल, इसको हम अभिलंब बल भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम अभिलंब बल भी बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये हमने अभी लॉ में देखा था। तो देखते हैं क्या देखा था कि फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। ठीक है, तो म्यू क्या हो जाएगा? क्या? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन गुणांक। तो म्यू क्या हो जाएगा? F/n, यही होता है। तो यह घर्षण बल एक अभिलंब बल का अनुपात होता है। ठीक है, जब पिंड गति करने ही वाला होता है मगर साम्य अवस्था में होता है, बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है। ठीक है, जैसे कि देखिए ये बॉडी है, इस दिशा में फ्रिक्शन फोर्स, इस दिशा में आप बल लगा रहे हो, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन अभिलंब बल लग रहा है, यहाँ लग रहा है भार, लेकिन बॉडी मूव नहीं कर रही, मतलब बॉडी साम्य अवस्था में है, बॉडी इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो समानुपाती होगा अभिलंब बल के, और यहाँ म्यू निकल के आएगा। ठीक है, इसे म्यू को क्या बोलते हैं हम? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये जो म्यू होता है, ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है, ये स्टैटिक कंडीशन के लिए अलग होता है और काइनेटिक कंडीशन के लिए अलग होता है। मतलब जब बॉडी एक स्थिर अवस्था में है और बॉडी मूव कर रही है, तो अगर स्थिर अवस्था में तो हम उसे बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, और अगर मूव कर रही तो उसे हम बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा ये हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो हमेशा आप याद रख लीजिए, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा वो हमेशा कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होगा।
ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो आज हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तक ही पढ़ेंगे। अगले टॉपिक में हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज और इंक्लाइंड प्लेन पे अगर कोई बॉडी रखी हुई है तो उसको ऊपर मूव करने में कितना बल लगेगा, नीचे लाने में कितना बल लगेगा, या वो अपने ही वेट के कारण अगर नीचे आएगी तो कितना फोर्स लगेगा, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आज हम इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, ये क्या प्रॉब्लम है अपना। अ फोर्स ऑफ 90 न्यूटन इज नीडेड टू पुल अ वेट ऑफ 400 न्यूटन। ये देखिए, इसका भार कितना है, 400 न्यूटन। ठीक है, और आप बल कितना लगा रहे हो, 90 न्यूटन। ठीक, तो अब वो पूछ रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा। तो अभी क्या है, बॉडी स्टैटिक कंडीशन में है, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं लिखा है बॉडी मूव कर रही है, बॉडी स्टैटिक कंडीशन में है। तो अगर स्टैटिक कंडीशन में है तो ये फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और ये लगेगा आपका अभिलंब बल, मतलब प्रतिक्रिया या नॉर्मल रिएक्शन। तो इस कंडीशन में नियम क्या कहता है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N और म्यू क्या हो जाएगा, F/N। ठीक है, तो म्यू अगर F/N होगा तो आप निकाल लीजिए, म्यू क्या होगा, F/N, मतलब फोर्स कितना आ जाएगा यहाँ पे 90 और N कितना लग रहा है 400। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए कितना आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कमेंट में मुझे आंसर लिख के बताइए। ठीक, अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इसमें भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। इसमें फोर्स कितना दिया है, देखिए ये बॉडी है, ये इसका वेट कितना दिया है 300 kg। केजी में दिया है, न्यूटन में नहीं दिया है, लेकिन जो फोर्स आप लगा रहे हो वो दिया है 200 न्यूटन में। तो इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालिए और कमेंट में लिख के मुझे बताइए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।